नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 7 जुलाई 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से यह लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, सत्र को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म आप लोगों की तैयारी के लिए पाठ्यक्रम एवं रणनीति पर एक सेमिनार आयोजित कर रहा है और यह सेमिनार 10 जुलाई को सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों, यह सेमिनार हमारे बायजूस आईएएस के वरिष्ठ शिक्षक हर्षमीत सिंह के द्वारा लिया जाएगा। वे आईएएस परीक्षा की तैयारी हेतु भारतीय राज्य व्यवस्था विषय के सर्वाधिक लोकप्रिय शिक्षकों में से एक हैं। तो दोस्तों, इस सेमिनार की विशेषता यही होगी कि इसमें जो है हमारे विशेषज्ञ आपके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों एवं शंकाओं का उत्तर देंगे तथा उनका मार्गदर्शन करेंगे। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा 2023 से पहले आईएएस परीक्षा के संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी कैसे करें, इन सब बातों की चर्चा इस सेमिनार में की जाएगी। दोस्तों, जो भी छात्र इस निःशुल्क कार्यशाला में भाग लेना चाहते हैं, वह हमारे बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के ऐप को डाउनलोड करें और कार्यशाला के लिए रजिस्टर करें। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस तरह से अब बढ़ते हैं आज के सत्र के विषय की ओर। तो पहला टॉपिक है जीएसटी के 5 साल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2017 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में आया था। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इन 5 सालों में इसका हम लोग जायजा लेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे कि क्या लाभ रहा इसका। दूसरा है भारत यूरोपीय संघ वैश्विक गतिशीलता। तो दोस्तों, भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ती जा रही है। खासकर जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों में दोनों देश एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। तो इन सब बातों की चर्चा इसमें करेंगे। तीसरा है बांडुंग के विचार बाली और दिल्ली में फिर दिखेंगे। दोस्तों, बांडुंग सम्मेलन 1955 में हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो अभी हाल ही में ढेर सारे सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन यहाँ पर प्रासंगिक है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। और दोस्तों, चौथा टॉपिक है विज्ञापनों को नियंत्रण में रखने के लिए नए नियम। इसमें हम लोग बात करेंगे जो नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, बच्चों के लिए क्या हैं, सरोगेट विज्ञापन क्या है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जिसमें 2 प्रश्नों के उत्तर की संरचना के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं पहले टॉपिक की ओर, जो कि पृष्ठ संख्या 7 पर आया हुआ है। इसको सामान्य अध्ययन के 3rd पेपर यानी अर्थव्यवस्था से जोड़ सकते हैं। दोस्तों, यहां पर दिया गया है जीएसटी के 5 साल। तो दोस्तों, जीएसटी के रूप में देश के सबसे बड़े टैक्स सुधार को लागू हुए 5 साल हो गया है। यानी एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट और 1 दर्जन सेस को खत्म करते हुए 1 जुलाई 2017 से एक देश एक कर की अवधारणा पर बढ़ते हुए जीएसटी को लागू किया गया था। तो शुरुआती आशंकाओं को धता बताते हुए जीएसटी ने स्वयं को एक सफल व्यवस्था के रूप में स्थापित किया है। इसके लागू होने से दैनिक जरूरतों की बहुत सी वस्तुएं सस्ती हो गईं। साथ ही व्यवस्था में एकरूपता और पारदर्शिता से सरकार का राजस्व भी लगातार बढ़ा है। आज हर महीने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन सामान्य हो चुका है। लेकिन दोस्तों, कुछ निष्कर्ष यह भी बताते हैं कि इसने खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति को कम किया है और गैर खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति को बढ़ाया है। तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। विवरण में यही पॉइंट दिया गया है, इसे जरूर देखेंगे। अब बात करते हैं कि यह जीएसटी काफी उतार चढ़ाव भरे रहे 5 साल, क्योंकि कोरोना वायरस की 2 लहरें भी आईं। आप लोगों ने देखा होगा। इसके चलते वैश्विक लॉकडाउन और सप्लाई चेन बुरी तरह से बाधित रही। टैक्स सुधारों के उपाय और जीएसटी की टेक्नोलॉजी के अच्छे प्रदर्शन से पिछले 5 वर्षों में टैक्स बेस 66 लाख से बढ़कर 1.3 करोड़ हो गया। जीएसटी की व्यवस्था को लागू करने के साथ ही सरकार इसमें सुधार के लिए तत्पर रही। अब तक जीएसटी काउंसिल की 47 बार बैठकें हो चुकी हैं। इनमें विभिन्न उत्पादों पर जीएसटी की दरों में बदलाव के साथ साथ करदाताओं की सहूलियत को देखते हुए भी लगातार फैसले किए गए हैं।
दोस्तों, जैसे सोने, आभूषण, कीमती रत्नों के लिए 3% की विशेष स्लैब बनाई गई है। वहीं पॉलिश किए गए हीरे के लिए 1.5% दर प्रभावी है। लग्जरी और सिन प्रोडक्ट्स को 28% की अधिकतम दर प्रभावी है और इस पर सेस भी लगता है और यह सेस कंपनसेशन फंड में जाता है, जिससे राज्यों के हुए नुकसान की भरपाई की जाती है। 2018 में अप्रैल में पहली बार मासिक कर संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा था और दोस्तों अप्रैल 2022 में जीएसटी रिकॉर्ड संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपए का हुआ था। यानी वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स जीएसटी की शुरुआत के पीछे यह एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। कारोबारी प्रक्रियाएं हुई आसान। जीएसटी ने भारत में कारोबारी प्रक्रियाएं, कर प्रशासन, अनुपालन को सरल बना दिया। वर्ल्ड बैंक ग्रुप द्वारा प्रयोग किए जाने वाली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स ने भी एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाया, जिसमें करों का भुगतान महत्वपूर्ण मापदंडों में से एक होता है। इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग लगातार ऊपर आई है। दोस्तों, भारत इस इंडेक्स में 2018 में जहां 100वें स्थान पर था, 2019 में 77वें स्थान पर तथा 2020 में इसकी रैंक थी वह 63वें स्थान पर पहुंच गया। दोस्तों, इसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। जीएसटी लागू होने के 5 साल बाद भी कई सारी चुनौतियां हैं जिनका समाधान किया जाना बाकी है। जैसे 28% की उच्चतम टैक्स रेट, कई सारे टैक्स स्लैब कुछ उत्पादों व सेक्टर्स को जीएसटी में नहीं लाना चाहते, जैसे पेट्रोलियम उत्पाद और बिजली, और टैक्स पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियां जैसे कई चुनौतियां जीएसटी में मौजूद हैं। दोस्तों, 18 जुलाई से महंगे हो जाएंगे कई आइटम्स। चूंकि जीएसटी काउंसिल ने हाल ही में बैठक में कई उत्पादों से जीएसटी छूट को समाप्त कर दिया है। इससे डिब्बा या पैकेट बंद और लेबल युक्त मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर अब 5% जीएसटी लगेगा। इसी प्रकार टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने की सेवा पर 18% और एटलस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12% जीएसटी लगेगा। हालांकि खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी छूट जारी रहेगी। इसके अलावा 1000 रुपए से कम के होटल पर 12% जीएसटी लगेगा। अस्पतालों में 5000 रुपए से अधिक किराए वाले कमरों पर भी 5% जीएसटी लगेगा। दोस्तों, जीएसटी के बाद मुद्रास्फीति में वृद्धि। तो जीएसटी कार्यान्वयन के बाद मुद्रास्फीति में वृद्धि कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कर दर में वृद्धि, व्यावसायिक गतिविधियों को शामिल करने जिन पर पहले कर नहीं लगाया गया था, या बाजार संरचना के कारण हो सकता है। दोस्तों, औसत भारित जीएसटी दर को तटस्थ होने के लिए डिजाइन किया गया था, इसलिए हो सकता है कि इसने उच्च मुद्रास्फीति में ज्यादा योगदान न दिया हो। जीएसटी के तहत व्यावसायिक गतिविधियों के कवरेज पर पहले कर नहीं लगाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च कीमतों का परिणाम होगा, क्योंकि फर्म उपभोक्ताओं को लागत पर पारित करेंगे। एक और संभावना है जो जीएसटी लागू होने के बाद उच्च मुद्रास्फीति का कारण बनेगी। बाजार में प्रतिस्पर्धा कम कीमतों की ओर ले जाती है और जब बाजार की शक्ति बढ़ती है तो कीमतें बढ़ती हैं और लाभ भी होता है। जैसा कि नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने कहा कि बढ़ती बाजार शक्ति अर्थव्यवस्था के लिए खराब है, क्योंकि यह आर्थिक अक्षमता को बढ़ाती है और अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को कम करती है। इसके अलावा बाजार की शक्ति का लाभ उठाते हुए यह संभव है कि अधिकांश फर्मों ने उपभोक्ताओं को समाप्त करने के लिए करों को पारित किया होगा। इसके परिणाम स्वरूप जीएसटी का लागत मुद्रास्फीतिकारी प्रभाव होगा। हमारे सांख्यिकीय अभ्यास निर्णायक प्रमाण प्रदान करते हैं कि जीएसटी कार्यान्वयन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति प्रभाव पड़ा है। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है, जिसने जीएसटी लागू होने के बाद सीपीआई में वृद्धि में योगदान दिया होगा। तो संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि हमारे सांख्यिकी परिणाम यही बताते हैं कि जीएसटी कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति में कमी आई है और सीपीआई, पान, तंबाकू और नशीले पदार्थों, कपड़े, जूते, आवास, विविध और गैर खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है। विश्लेषण यही बताता है कि जीएसटी लागू होने से पहले विभिन्न संकेतकों द्वारा मापी गई बाजार की एकाग्रता बढ़ रही थी, जो कि एक कुलीन बाजार संरचना का सुझाव दे रही थी, और यह निर्धारित करता है कि जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं को दिया गया है या नहीं। हालांकि बाजार की शक्ति के अस्तित्व के साथ फर्मों की कीमत में संभावना की और
इशारा करते हैं। फर्मों की कीमत में सीमांत लागत पर एक महत्वपूर्ण मार्क शामिल है और इस तरह से नतीजे जीएसटी के बाद चुनिंदा सेगमेंट के मुनाफा खोरी की संभावना की ओर इशारा कर। दोस्तों, इस संभावनाओं से निपटने के लिए सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण की स्थापना की है कि कंपनियां कीमतें बढ़ाने के लिए जीएसटी का उपयोग के बहाने के रूप में नहीं प्रयोग कर सकती। तो इस तरह से आपने जीएसटी के पिछले 5 सालों की समीक्षा का जायजा लिया। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण पृष्ठ संख्या 7 पर, संपादकीय पृष्ठ, यानी इसको जीएस के सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं, इंडिया ईयू ग्लोबल डायनेमिक्स। तो दोस्तों, यहां पर दिया गया है भारत यूरोपीय संघ वैश्विक गतिशीलता। तो गठबंधन में हाल की प्रगति एक अनुकूलित साझेदारी और आपसी विकास की संभावनाओं को खोलती है। तो दोस्तों, कार्बन तटस्थता एक अस्थायी दुनिया के लिए उपशब्द होने के साथ कई देशों नॉर्वे, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, जापान, कनाडा, कोस्टारिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, भारत, चीन सहित अन्य सदी के मध्य और बाद के भाग के लिए अपने लिए शुद्ध शून्य लक्ष्य निर्धारित किए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि भारत 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन को जो है पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, नेट जीरो की प्रतिबद्धता में सबसे आगे अगर देखा जाए तो यूरोपियन संघ है। दोस्तों, वह 2050 तक दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र बनना चाहता है। इसके साथ साथ उसने पिछले साल यूरोपियन यूनियन ग्रीन डील की स्थापना की थी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरोपियन ग्रीन डील जो है रीचिंग आवर 2030 क्लाइमेट टारगेट्स, यानी 2030 तक यह क्लाइमेट टारगेट पर पहुंचेगा। जलवायु जो लक्ष्य रखा गया है, इसमें देख सकते हैं ईयू की फॉरेस्ट स्ट्रेटजी, इमिशन ट्रेडिंग फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड बिल्डिंग्स, क्लाइमेट सोशल फंड, इसी तरह से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा, एनर्जी टैक्सेशन डायरेक्टिव्स, एनर्जी इफिशियंसी डायरेक्टिव, रिन्यूएबल एनर्जी डायरेक्टिव। तो ये सब जो है इसमें पॉइंट्स हैं यूरोपियन ग्रीन डील के अंतर्गत। तो दोस्तों, यहाँ पर अब बात आती है कि कार्बन सीमा समायोजन ये क्या है। कार्बन मूल्य निर्धारण प्रणाली में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए यूरोपीय संघ ने तत्काल लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसे फिट फॉर 55 पैकेज लाया है। इसका उद्देश्य यह कि 1990 के स्तर की तुलना में 2030 तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम से कम 55% कम करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिट फॉर 55, यहाँ दिया गया ना 55% बाई 2030, यानी CBAM ग्रेजुअल फेजेस देखा गया है। आप यहाँ देख सकते हैं 2023 से 25, फिर 2026 से आफ्टर ट्रांजिशनल फेज। तो दोस्तों, WTO के नियमों और यूरोपीय संघ के अन्य अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुपालन में यह डिजाइन किया गया है। तो CBAM सिस्टम निम्न तरीके से कार्य करेगा, यानी यूरोपीय संघ के आयातक कार्बन मूल्य के अनुरूप कार्बन प्रमाण पत्र खरीदेंगे, जिसका भुगतान यूरोपीय संघ के कार्बन मूल्य निर्धारण नियमों के तहत किया गया था। इसके विपरीत एक बार जब एक गैर यूरोपीय संघ उत्पादक यह दिखा देगा कि उन्होंने पहले ही किसी तीसरे देश में आयातित माल के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले कार्बन के लिए कीमत चुका दी है, तो यूरोपीय संघ के आयातक के लिए संबंधित लागत को पूरी तरह से घटाया जा सकेगा। CBAM गैर यूरोपीय संघ के देशों में उत्पादकों को उनकी उत्पादन प्रक्रिया को हरित करने के लिए प्रोत्साहित करके कार्बन रिसाव के जोखिम को कम करने में मदद करेगा। इस तंत्र का मुख्य उद्देश्य कुल ऊर्जा गहन क्षेत्रों हेतु घरेलू उत्पादों और आयातित वस्तुओं के बीच कार्बन की कीमत को बराबर करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पॉइंट्स हमने इसी पर यह आधारित है। अब ऐसे में भारत और यानी देख रहे हैं ना CBAM, हालांकि 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह लागू हो जाएगा। इस उपाय में प्रति वर्ष 10% अंकों की मुफ्त EU ETS भत्ता कवरेज में धीरे धीरे कमी आएगी और 2035 तक एक पूर्ण चरण आउट होगा। तो दोस्तों, प्रारंभिक चरण में 5 CIT यानी कार्बन इंटेंसिव ट्रेड एक्सपोज क्षेत्रों जैसे लोहा, इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट, उर्वरक, बिजली पर CBAM के तहत कर लगाया जाएगा। अब बात आती है कि दोस्तों, इसमें भारत कहाँ है। तो भारत और यूरोपीय संघ
अगर देखा जाए तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दोनों एक अच्छे भागीदार हैं। भारत यूरोपीय संघ का 11वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जबकि यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत और यूरोपीय संघ दोनों ही जलवायु परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत यूरोपीय संघ गठबंधन में हाल ही के प्रगति ने एक अनुकूलित साझेदारी और पारस्परिक विकास की संभावनाएं खोलती हैं। चाहे 2015 का पेरिस समझौता हो, चाहे अभी आपने देखा होगा ग्लासगो का COP26 समझौता हो, उसमें भारत ने पंचामित्र सूत्र दिया। तो इस तरह से भारत 2070 तक कार्बन न्यूट्रल यानी शुद्ध शून्य उत्सर्जन को पा लेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो भारत और यूरोपीय देशों के बीच जलवायु परिवर्तन पर दोनों आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो यही इस एडिटोरियल का मेन सार है, इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण संपादकीय की ओर। यह पृष्ठ संख्या 6 सामान्य अध्ययन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध से इसको जोड़ सकते हैं। बांडुंग के विचार बाली और दिल्ली में फिर दिखेंगे, यानी भविष्य की विश्व व्यवस्था को आकार देने वाले यूक्रेन युद्ध के साथ अब समय आ गया है कि भारत अपनी सामरिक नीति के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाए या लाए। दोस्तों, पिछले एक पखवाड़े में 3 बैक टू बैक शिखर सम्मेलन इस बात को सुलझाने में मदद किए हैं कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के मुद्दे पर कौन किसके साथ खड़ा है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा होगा ब्रिक्स सम्मेलन, उसके बाद G7 शिखर सम्मेलन और फिर मैड्रिड में नाटो की बैठक। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिए और उसके बाद तुरंत संतुलन स्थापित करने के लिए G7 के लिए जर्मनी की भी यात्रा की। तो दोस्तों, ब्रिक्स, G7, नाटो, इसमें क्या घटनाएं घटित हुई? तो दोस्तों, शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत के समझौते ने ब्रिक्स के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को अर्थव्यवस्थाओं के एक वैकल्पिक समूह के रूप में दिखाया और इसने रूस के लिए भारत के समर्थन को भी दिखाया है। तो आभासी प्रारूप में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा आयोजित ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह पहला ऐसा बहुपक्षीय समूह था जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 24 फरवरी 2022 यानी जिस दिन यूक्रेन पर आक्रमण किया गया था उसके बाद से पहली बार भाग लिया है। और दोस्तों, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए एक तरफा आर्थिक प्रतिबंधों को निशाने पर लिया। तथ्य यह है कि मोदी शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत हुए। अर्थव्यवस्थाओं के एक वैकल्पिक समूह के रूप में ब्रिक्स के लिए भारत की प्रतिबद्धता ने रूस को दूर करने के लिए भारत के इनकार और लाइन पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ 2 साल के गतिरोध को अलग करने के लिए एक समझौता किया। दोस्तों, ब्रिक्स और संघाई सहयोग संगठन जैसे बहुपक्षीय बैठकों के पक्ष में वास्तविक नियंत्रण यहाँ पर दिखता है। तो ब्रिक्स बीजिंग घोषणा पत्र एक सर्वसम्मति दस्तावेज था, क्योंकि प्रत्येक सदस्य ने यूक्रेन मुद्दे पर अलग अलग राष्ट्रीय हितों का हवाला दिया था। हालांकि ब्रिक्स आर्थिक पहल, जिसकी श्री मोदी ने व्यवहारिक रूप में सराहना की, और रूस के खिलाफ पश्चिमी नेतृत्व वाले प्रतिबंध शासन के लिए कई चुनौतियां हैं। तो ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के अलावा, जिसने रूसी ऊर्जा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए $5 बिलियन के लगभग 17 ऋणों की मंजूरी दी है, उनके बीच समन्वय के लिए आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था और एक ब्रिक्स भुगतान कार्यबल स्विफ्ट भुगतान प्रणाली के विकल्प के लिए केंद्रीय बैंक श्री पुतिन ने मुद्राओं की टोकरी और स्थानीय मुद्राओं के व्यापार के आधार पर एक वैश्विक आरक्षित मुद्रा बनाने का भी प्रस्ताव रखा। तो रूस ब्रिक्स देशों को अधिक तेल और कोयले की आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो निस्संदेह पश्चिम के लिए एक समस्या उत्पन्न करेगा, जैसा कि अर्जेंटीना और ईरान जैसे देशों के संभावित प्रवेश ने ब्रिक्स तंत्र को लागू किया है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा होगा कि ब्रिक्स की बैठक के बाद तुरंत G7 शिखर सम्मेलन के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री गए। तो इस तरह से G7 शिखर सम्मेलन ने रूस की आलोचना से परहेज किया। नाटो पीछे हालांकि नहीं हटा।
तीनों शिखर सम्मेलनों के परिणाम बढ़ते ध्रुवीकरण की ओर इशारा करते हैं। तो भारत वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के रूप में चीन में शामिल हो गया है, जिसने रूसी तेल की खपत में सबसे अधिक वृद्धि की है। तो बहुपक्षीय मंच पर भारत एक संतुलनकारी आवाज बना हुआ है। तो इंडोनेशिया में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में कम से कम 9 सदस्य देश इन सत्रों से दूर रह सकते हैं जहां पुतिन भाषण देंगे। लेकिन G20 के अगले अध्यक्ष के रूप में भारत को सभी को एक साथ लाना चाहिए। इसलिए हर वोट से परहेज करने या प्रतिबंधों के प्रति रक्षात्मक होने के बजाय भारत के राष्ट्रीय हितों की बेहतर सेवा उन समान विचारधारा वाले देशों के समुदाय के निर्माण से होगी जो शत्रुता को बर्दाश्त नहीं कर सकते और वैश्विक युद्ध की संभावनाओं से बिल्कुल भी बचना चाहते हैं। तो ऐसे में भारत एक कड़ी का कार्य कर सकता है, इन दो ध्रुवों को आपस में नजदीक लाने का कार्य कर सकता है। दोस्तों, इस तरह की स्थितियों ने जैसे 1955 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का निर्माण किया गया था, यह समय असंगठन क्षेत्र के विकास में भारत की भूमिका पर पुनर्विचार करने और उद्देश्यपूर्ण और संतुलित दृष्टिकोण लाने का है, जिसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था। और इस साल बांडुंग से यानी इस बांडुंग सम्मेलन जो 1955 में हुआ था, इसको प्रासंगिक करते हुए आने वाले बाली में जो कि अभी बैठक होने वाली है और साथ में दिल्ली तक इस विचार को प्रसारित करके भारत की रणनीतिक नीति में या कह सकते हैं कूटनीतिक पहल के द्वारा इन ध्रुवीकरण यानी इन दो ध्रुवों को नजदीक लाया जा सकता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 8 पर। सामान्य अध्ययन के सेकेंड पेपर सामाजिक मुद्दे से संबंधित है। विज्ञापन को नियंत्रण में रखने के लिए नए नियम बनाए गए। तो सीसीपीए के ताजा जारी दिशा निर्देशों के तहत क्या प्रावधान है या बच्चों को लक्षित करने वाले विज्ञापनों को कैसे संबोधित कर रहा है, इन सब के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। तो सीसीपीए का मतलब क्या है? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने हाल ही में झूठे या भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक विज्ञापन तभी मान्य होता है जब उसमें माल का सही, ईमानदार प्रतिनिधित्व होता है और सटीकता होती है, वैज्ञानिक वैधता या व्यवहारिक उपयोगिता या क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करता है। आज आप देख सकते हैं कि ढेर सारे विज्ञापनों में ऐसे ऐसे विज्ञापन दिए जाते हैं कि लोग जाकर के मार्केट से उस वस्तु को लाते हैं जबकि उसका प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ता है। तो अनजाने में हुई चूक के मामले में विज्ञापन को तब भी वैध माना जा सकता है यदि विज्ञापन दाता ने उपभोक्ता को कमी बताने में त्वरित कार्रवाई की हो। तो यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भ्रामक या अमान्य विज्ञापन को परिभाषित करने के बजाय दिशा निर्देशों ने वैध या गैर भ्रामक विज्ञापन को परिभाषित करने की मांग की है इस दिशा निर्देश में। दोस्तों, दिशा निर्देश में गैर भ्रामक और वैध विज्ञापनों के लिए शर्तें निर्धारित करते हैं। संक्षेप में, एक विज्ञापन को गैर भ्रामक माना जा सकता है यदि इसमें माल का सही और ईमानदार प्रतिनिधित्व होता है। नीति के प्रारूपण में यह किसी भी अनजाने खामियों के शोषण की गुंजाइश को काफी कम कर देता है। दोस्तों, उन उत्पादों के लिए सरोगेट विज्ञापनों की अनुमति नहीं दी जाएगी जो अन्यथा कानून द्वारा प्रतिबंधित हैं। तो सरोगेट विज्ञापन अन्य वस्तुओं की छाया में माल के विज्ञापन को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए, पान मसाला की आड़ में तंबाकू का विज्ञापन, यानी कानून द्वारा तंबाकू का विज्ञापन प्रतिबंधित है, जबकि मौजूदा कानून जैसे सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का नियमन अधिनियम 2003 पहले से ही तंबाकू से संबंधित विज्ञापनों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। निर्माता और विज्ञापनदाता इन नियमों को दरकिनार करने में सक्षम है। तो सरोगेट विज्ञापन द्वारा बनाए गए ग्रे क्षेत्र के माध्यम से विनियमन करते हैं और दिशा निर्देश यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि ये ग्रे क्षेत्र कानून के काले अक्षर से भरे हुए हैं जो उन उत्पादों को विज्ञापित करने के किसी भी प्रयास को पूरी तरह से अस्वीकार कर देते हैं जो अन्यथा कानून द्वारा निषिद्ध है। दोस्तों, नए दिशा निर्देशों द्वारा उठाया गया एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है बच्चों के लक्षित विज्ञापनों को हतोत्साहित करना है। ऐसे विज्ञापन जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं या बच्चों को अनुभवहीनता, विश्वसनीयता या वफादारी की भावना आदि का लाभ उठा सकते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने, प्रेरित करने या अनुचित रूप से अनुकरण करने वाले विज्ञापनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह बिना कहे चला जाता है कि विज्ञापन बच्चों के खरीदारी व्यवहार को प्रभावित करते हैं और उन्हें
अस्वास्थ्यकर वस्तुओं का उपभोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या स्वास्थ्य वस्तुओं के प्रति नकारात्मक भावनाओं को विकसित करते हैं। दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि जिन सामानों के लिए स्वास्थ्य चेतावनी की आवश्यकता होती है उसका विज्ञापन बच्चों के साथ साथ संगीत, खेल और सिनेमा के व्यक्तित्वों के माध्यम से नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे विज्ञापन जो पर्याप्त और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किए बिना किसी भी स्वास्थ्य या पोषण संबंधी दावों या लाभों या बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी भी सर्जरी के बारे में बताते हैं, वह निषिद्ध है। इसके अलावा एक विज्ञापन को लक्षित बच्चों के रूप में माना जा सकता है यदि किसी भी सामान, उत्पाद या सेवा का विज्ञापन जो बच्चों को संबोधित या लक्षित करता है, बच्चों में नकारात्मक शरीर की छवि विकसित कर सकता है या ऐसा कोई प्रभाव दे सकता है कि ऐसा सामान, उत्पाद या सेवा प्राकृतिक या पारंपरिक भोजन से बेहतर है। तो दोस्तों, इस तरह से यह नए दिशा निर्देश देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त दिशा निर्देशों में यह भी आवश्यक है कि चिप्स, कार्बोनेटेड पेय और ऐसे अन्य स्नैक्स और पेय सहित विज्ञापन विशेष रूप से बच्चों के लिए बने चैनलों पर नहीं डाले जाएंगे। हालांकि यह देखा जाना अभी बाकी है कि क्या इस तरह का दिशा निर्देश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 के तहत चुनौती से बच सकता है, जितना कि यह कार्टून नेटवर्क जैसे चैनलों के अधिकार को प्रभावित करता है, तो ऐसे विज्ञापनों से जो कमाई करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अन्य सुधारों में भी दिशा निर्देश तरह के विज्ञापन में किए गए दावों को स्पष्ट करने या योग्यता बनाने या अस्पष्टता को हल करने के लिए विज्ञापनों में अस्वीकरण की आवश्यकता को भी पेश किया है, ताकि इस तरह के दावे को और विस्तार से समझाया जा सके। इसके अलावा विज्ञापन दाता को ऐसे विज्ञापन में किए गए किसी भी दावे के संबंध में भौतिक जानकारी को छिपाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जिससे कि चूक या अनुपस्थिति से विज्ञापन को भ्रामक बनाने या इसके व्यावसायिक इरादे को छिपाने की संभावना है। दिशा निर्देशों की आवश्यकता है कि अस्वीकरण सामान्य रूप से देखे जाने वाले व्यक्तियों के लिए दृश्यमान होना चाहिए, प्रमुखता से इसमें रखा जाना चाहिए ताकि उपभोक्ता इसे ध्यान से पढ़ सकें। दिशा निर्देश निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं और विज्ञापन एजेंसी पर किसी विज्ञापन में दावा न करने और तुलना करने के लिए भी शुल्क लगाते हैं। तो इस तरह से यह नए दिशा निर्देश हैं, इससे विज्ञापनों पर रोक लगेगा। दिशा निर्देशों ने इस तरह के विज्ञापन के दावों को बनाने के लिए समझाया है। दोस्तों, इसके अलावा विज्ञापन को उपभोक्ताओं को विश्वास हासिल करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए, न कि उपभोक्ताओं के विश्वास का दुरुपयोग करने या उनके अनुभव या ज्ञान की कमी का फायदा उठाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रांड न्यू, यहाँ पर यह जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट 2022 के ये पॉइंट्स हैं, इन्हें भी देखिएगा। क्या बैन किया गया है, क्या इसमें जो है देख सकते हैं जो प्रावधान किए गए हैं, यहाँ पर एक जगह दिया गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को बदलने के लिए भारत में वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था शुरू करने की क्या आवश्यकता थी? क्या पिछले 5 वर्षों में उन उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है? तो दोस्तों, वन नेशन वन टैक्स की यह अवधारणा पिछले 5 साल पहले जुलाई 2017 में यह शुरू की गई थी और इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं। यही कारण है कि यह व्यवस्था आवश्यक थी। तो इसको आपको भूमिका में थोड़ा सा लिख करके अंत में मुख्य भाग में वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था क्या है, भारत में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उतार चढ़ाव भरे रहते, यानी पिछले 5 सालों का इसमें आपको समीक्षा करना है और अंत में संतुलित निष्कर्ष पर पहुंचना है। दूसरा प्रश्न है वर्तमान वैश्विक परिदृश्य भारत के लिए 2 ध्रुवों को एक साथ लाने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है, इसे विस्तार से समझाएं। तो दोस्तों, पिछले 3 शिखर सम्मेलनों में, जिसमें भारत 2 शिखर सम्मेलनों में भाग लिया, ब्रिक्स और G7 शिखर सम्मेलन, फिर आगामी जो अभी बाली और दिल्ली में होने वाले हैं, तो ऐसे में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इसको आपको भूमिका में बताना है, G7, नाटो और ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में थोड़ा सा, और उसमें क्या स्थिति रही है, 2 ध्रुवीय देशों के बीच में क्या थी समानताएं, कहाँ कहाँ विरोध किया गया, नाटो ने कहाँ विरोध किया, इन सब बातों को बताते हुए आपको मुख्य भाग में ब्रिक्स से G7, नाटो के बारे में चर्चा करें। भारत को नेतृत्व करना चाहिए, समान विचारधारा को इकट्ठा करना चाहिए, इसमें भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यानी जो बांडुंग सम्मेलन 1955 में हुआ था उसको प्रासंगिक बनाते हुए अब यह समय है कि असंगठित
संगठन क्षेत्र के विकास में भारत की भूमिका पर पुनर्विचार करने और उद्देश्यपूर्ण और संतुलित दृष्टिकोण लाने का है, जिसके बारे में नेहरू पहले कह भी चुके हैं। तो ऐसे में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।